मौत का बहाना बना के घर पे बैठना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत परफेक्ट बात बोली सर आपने। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसा ही मेरी जिंदगी का मैं समझता हूँ कि यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं लोगों को बताना चाहूँगा, आज के युवकों को ये बताना चाहूँगा कि आप नौकरी कीजिए, छोटी बड़ी मत देखिए, आपका उद्देश्य खाली इतना रखिए कि हमको कुछ सीखना है। आप किसी पर्टिकुलर लाइन में जाए, नहीं तो आप कंपनी में रह के कुछ भी सीखेंगे वो आपके भविष्य के लिए काम आने वाला है। आज हमारे इस मुंबई शहर को मुंबई शहर बनाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो राजस्थानी समाज के लोगों का है, और उसमें भी मुख्यतः अग्रवाल समाज, जो अपने जीवन में कितने ही परिश्रम करते हैं और कितनी ही मेहनत करते हैं और आकर के न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि अपने साथ साथ कितने औरों के भी सपनों को साकार करने में उनकी मदद करते हैं। आज ऐसे ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से मैं आपको साक्षात्कार करवाने के लिए लेकर आया हूं। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने गुणों से न केवल अपना नाम इस शहर में बनाया, बल्कि इसके साथ ही साथ समाज सेवा करके कितने लोगों का उन्होंने और भी घर बसाया है। मैं बात कर रहा हूं शरद जी गोयनका की, जो कि राजस्थान से आते हैं और यहाँ पर जब ये आए थे तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, लेकिन आज यहाँ पर इन्होंने न केवल खुद को स्थापित किया बल्कि अपने साथ साथ और कितने ही लोगों को स्थापित किया। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं, उनसे बात करवाते हैं और उनके जीवन के संघर्ष गाथाओं के बारे में उनके ही जुबानी में आपको बताते हैं। तो शरद जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक युवा होकर के आज मैं आपका यहाँ पे साक्षात्कार लेने के लिए पहुंचा हूँ। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को एक बार अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, कि जिससे हम आपको समझ सकें थोड़ा। नमस्कार, प्रणाम। सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, बहुत हल्की सी जिंदगी है। पैदा हुआ मध्य प्रदेश में, तुरंत 2-3 साल की उम्र थी तो कलकत्ता चला आया, क्योंकि पिताजी का व्यवसाय कलकत्ते में था। वहाँ पर मैंने मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक पूरी की। उसके बाद मैंने वहाँ कुछ कंपनियों में काम किया, लेकिन विधि की ऐसी इच्छा थी कि मैं बॉम्बे आऊँ, और बॉम्बे में मेरे काफ़ी पहचान के लोग थे, मेरे सगे संबंधी भी हैं, इसलिए मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद यहाँ पर मैंने मेरा व्यवसाय तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी जीविका जॉब से ही शुरू की। अच्छी कंपनी में अच्छा जॉब और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कर रहा था कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी अपनी काबिलियत, काम करने की इच्छा और सहन शक्ति है। काम करने में बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही बाधाएं आती है, लेकिन मेरे को ये सोच के चलना था कि मेरे के अंदर फुर्ती भी होनी चाहिए और दूसरा सहने की शक्ति होनी चाहिए। यही मेरे बुजुर्गों ने सिखाया था और इसी के कारण मैं जिस मुकाम पर बैठा हूँ। और समाज सेवा ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था। मैं यहाँ पर बॉम्बे आते ही 4 साल व्यतीत किया, उसके बाद मैं समाज सेवा में लग गया। स्टार्टिंग में अग्रवाल सेवा समिति से लेकर अनगिनत 10 संस्थाओं का मैंने कम से कम समाज सेवा किया, उसमें परित सेवा संघ आज भी मेरी अपनी संस्था है जिसमें मैं सेक्रेटरी के पद पर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, और भी कुछ संस्थाओं का काम कर रहा हूँ। तो इससे मुझे जो संतोष मिला वो संतोष प्लस अग्रवाल सेवा समिति ने मुझे बहुत कुछ उन्नति का रास्ता दिखाया और मैं उसका भी अग्रणी हूँ, इसलिए कि उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया और मुझे बहुत योगदान दिया आगे बढ़ने में। तीसरी बात, आज भी अभी मैं जॉब अपना कर रहा हूँ, बहुत ही एक अच्छी कंपनी खुशबू साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ के लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, देते आ रहे हैं। और ये मेरी कहानी है, ये मेरी छोटी सी जुबानी है। धन्यवाद। शरद जी, आप आज 71 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी आपने काम करना छोड़ा नहीं। सवेरे 7 बजे उठते हैं, ट्रेन पकड़ के मरीन लाइन्स जाते हैं और फिर रात को 8 बजे आते हैं। इतने काम इतनी तत्परता से करते हैं।
संघर्ष के दिनों के बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, शुरू से ही मेरी जिंदगी संघर्ष की थी। जब मैं पैदा हुआ वहां से कलकत्ता आया, कलकत्ता में बिजनेस जो पिताजी कर रहे थे वो भी संघर्षपूर्ण ही दिन थे। उसके बाद ऐसा संघर्ष था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मेरी स्कूल में पढ़ने के लिए फीस भी जैसे तैसे व्यवस्था होती थी। उसके बाद मैंने जो ही बीकॉम पास की, दूसरे ही दिन मैं जॉब के ऊपर लग गया। और जॉब के ऊपर लगने के बाद, चूंकि मैं एक दिल से अच्छा इंसान था और काम करना मेरी रुचि थी, सब कुछ मुझे अच्छी तरह ईमानदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पसंद था, इसलिए मेरी उन्नति होती गई। बम्बई आने तक बहुत संघर्ष किया मैंने, बहुत संघर्ष किया है। बम्बई आने के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी सुटेबल इतनी अच्छी बनी है कि मैं आज अपने आप को स्थापित कर पाया हूँ। कहते हैं कि एक साथी का, एक हमसफर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। जब आप अपने जीवन के सबसे बुरे फेज में थे, जब बुरे संघर्षों के दौर में चल रहे थे, जब आप खुद को भी कोसते होंगे और कभी कभी शायद ईश्वर को भी बोलते होंगे कि भगवान तुमने कैसी ज़िंदगी दे दी, उस समय आपकी तकलीफों में, आपके संघर्षों में आपका साथी कौन था? उस साथी के बारे में बताइए। मेरे मामा जी मेरा बहुत साथ देते थे। उनका नाम? श्री भगवान जी सराफ। अभी वो, मुझे दुख होता है, इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उनको बहुत याद करता हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा उनको याद करता रहूंगा। एक आध किस्सा बताइए ना उस चीज को लेकर के कोई। देखिए, किस्सा एक ही है कि जब भी हमारे को तकलीफ होती थी वो हमारे घर खुद चले आते थे। ऐसे तो देखिए, त्योहार बार तो कोई आता है, लेकिन बिना त्योहार बार अगर मालूम पड़ गया कि भाई कोई तकलीफ आराम है तो वो खुद खाली हमसे बात किए और चले आते थे। और हमको इतना अच्छा लगता था, मामा जी आ गए, अभी क्या है, कोई तकलीफ नहीं। मतलब एक आपको संतुष्टि थी, हमको एक सहारा था कि कुछ भी होगा तो वो सहारा है हमारे लिए। तो आज वो अगर नहीं है तो आपके जीवन में आज कैसा आपका जीवन? अगर आज वो नहीं है आपके साथ, क्या आप अभाव महसूस करते हैं? मैं उनका अभाव जिंदगी भर महसूस करूंगा, लेकिन अब एक चीज है कि अब मैं संभल गया हूं और यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर लिया हूं, तो इसलिए अब ऐसी कोई बात नहीं है कि अब मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता, क्योंकि संभल गया हूं मैं और स्थापित कर चुका हूं बम्बई में अपने आप को। अब मामा जी नहीं है तो उनकी प्रेरणा हमको आगे हमेशा याद रहेगी। कोई एक चीज जो उन्होंने आपको सिखाई या आपने उनसे सीखी हो, जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई कि किसी भी हालत में पढ़ाई लिखाई मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और पढ़ाई लिखाई ही ऐसी चीज हुई मेरे लिए कि मैं उसके बल के ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ा, बीकॉम पढ़ के भी मैं अपने आप को स्थापित कर पाया। हम अक्सर ये कहते हैं कि राजस्थानी समाज इतना कामयाब क्यों है, राजस्थानी समाज के पास इतना पैसा है, राजस्थानी समाज इतना प्रतिष्ठित है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप भी एक राजस्थानी समाज से आते हैं, आपके कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरी कामयाबी हालांकि कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन राजस्थानी समाज यानी अग्रवाल समाज, हम एक्चुअली महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं जी। उस समाज में अग्रवालों को किसी भी प्रकार की तकलीफ, हमने यही सीखा है, हो ही नहीं सकती। थोड़ा बहुत थोड़े दिन की बात अलग होती है, लेकिन आदमी अपने आप को प्रतिष्ठित कर ही लेता है। देखिए, 100 आदमी हैं तो 100 आदमी में 90 आदमी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बल्कि 90 नहीं कर रहे हैं 50 ही, और 50 अग्रवाल वंशज जी, वो जॉब ही कर रहे हैं जी। वो भले ही उनके यहाँ करें, कहीं पर भी करें, लेकिन एक बात है कि छोटा बड़ा तो हर श्रेणी में होता ही है। अभी कोई जॉब भी कर रहा है तो भी एक बात है कि वो खुश रखे। आगे हमारे अग्रवाल समाज में कोई भी ऐसा बंधु नहीं रहता है कि जिसको आगे चल के कोई तकलीफ होती है। थोड़े बहुत दिन की बात अलग रहती है, ये तो एक घूमने वाला संसार है कि आज दुख है कल सुख है, ये चलते रहेगा। बाकी अग्रवाल 95% सब सुखी सुखी है।
अच्छा, एक सवाल है कि आपने अपने आप को प्रतिष्ठित किया, आपने अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया। समाज सेवा में आपकी रुचि कैसे बढ़ी? समाज सेवा में आपका पदार्पण कैसे हुआ? समाज सेवा में पदार्पण जब मैं बम्बई आया, उसके बाद मैं जो जॉब कर रहा था, तो जॉब करते करते मुझे एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे मुरारी लाल जी गुप्ता, वो मेरे ऑफिस में आए, बोले आपको अग्रवाल सेवा समिति का मेंबर बनाता हूँ और इसमें रह के जितना हो सके काम करना। मेरे को दोस्त थे अच्छे, उन्होंने जो बोला तो मेरे को ऐसा लगा ये आदमी बिल्कुल सही है, जो कुछ कह रहा है वो कर लो। तो मैंने उसी दिन उनका फॉर्म भरा अग्रवाल सेवा समिति का और सदस्य बन गया। आगे चल के मेरे कामों के बल पर अग्रवाल सेवा समिति ने मुझे कार्यकारिणी में लिया। कार्यकारिणी में लेने के बाद मैं बहुत छोटे से पोस्ट से लेकर के नामांकन समिति का सदस्य से लेकर के मैं जॉइंट सेक्रेटरी तक, वहाँ 25 साल तक मैंने कार्यकारिणी में काम किया। आप जब 1982 में यहाँ बॉम्बे आए थे, तब आप क्या थे? और आज के जो युवा आप देखते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है, आप उनके अंदर किस चीज की कमी देखते हैं जिसको आप कहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए? मैं जब बम्बई आया था तो मैंने आपको बताया कि सामाजिकता में तुरंत मुझे लगा दिया गया और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव, बड़ा अच्छा एहसास हुआ। अभी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सामाजिकता का काम किया, बहुत, एक नहीं 10-10 संस्थाओं में मैंने अच्छे पोस्ट पर या बिना पोस्ट के भी मैंने काम किया निस्वार्थ भाव से। अब चीज़ ऐसी है कि नई आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो छोटे छोटे युवक हैं, उन युवक को भी ये समझना पड़ेगा कि हमको भी समाज सेवा करनी चाहिए, उसका करने का क्या फल मिलता है और क्यों करना चाहिए। मैं उनको एक संदेश इतना ही देना चाहूँगा कि आप समाज सेवा में लगिए और फल भगवान पर छोड़ दीजिए। आपको 2-4 साल में ही ऐसा एहसास हो जाएगा कि हमने जो किया वो सही था। इसलिए बच्चों को हमारी यही समझ है, युवकों को हमारी यही समझ है, इवन जो सामाजिकता करते करते थक गए हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको भी मैं यही कहूँगा कि अभी आप थकने की कुछ भी बात नहीं है। आप जब तक मन में सोच लिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक सामाजिकता करते रहिए, सेवा करते रहिए। आपने अभी पिछले कुछ देर पहले आपने बताया था कि जैसे ही आपका बीकॉम पूरा हुआ, सेकेंड डे आप जॉब पे लग गए। आज हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद भी युवा लोग जो है 2-2 साल तक बेरोजगार रहते हैं। रोजगार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 10,000 का रोजगार है, 15,000 का रोजगार है, हमारी काबिलियत से मैच नहीं खा रहा है और वो नौकरी नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है? इसके निमित्त आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरा इस मामले में युवाओं को यही संदेश है कि ये कभी नहीं देखना कि कितनी कम पैसे की नौकरी है, लेकिन आप, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये सोचिए कि आप जॉब करेंगे तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वो सीखना आगे बढ़ के आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए आपको सीखना है। 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, मान लिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी रकम है आज के ज़माने में। अभी चीज़ ये है कि आपको अगर बड़ा बनना है, आपको अगर अपने आप को स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको छोटी नौकरी नहीं समझनी चाहिए, बल्कि ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम काम करेंगे, हम कुछ सीखेंगे तो दूसरी जगह हमको बड़ी नौकरी मिलेगी। ऐसा ही मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं लोगों को बताना चाहूँगा, आज के युवकों को ये बताना चाहूँगा कि आप नौकरी कीजिए, छोटी बड़ी मत देखिए, आपका उद्देश्य खाली इतना रखिए कि हमको कुछ सीखना है। आप किसी पर्टिकुलर लाइन में जाए, नहीं तो आप कंपनी में रह के कुछ भी सीखेंगे वो आपके भविष्य के लिए काम आने वाला है। जिस प्रकार तन्मयता से आप काम करते हैं, तत्परता से आप समाज सेवा करते हैं और 71 साल के उम्र में भी आप जॉब करते हैं, आप मरीन लाइन जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर आते हैं, तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है
मतलब एक वक्त के बाद आदमी बोलता है कि नहीं, चलो भैया अब तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, अब मेरे से नहीं होगा, ना समाज सेवा होगी ना जॉब होगी। लेकिन 71 साल की उम्र में भी जहां पे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप काम कर रहे हैं, तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, ये कहां से आती है? आपको प्रेरणा कहां से मिलती है, ये वो बताइए सर। ये देखिए, फाइटिंग स्पिरिट जब से मैं बॉम्बे आया, और मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब मैंने अग्रवाल सेवा समिति ज्वाइन की, वो प्रेरणा मुझे आज तक मेरे दिल के अंदर बैठी हुई है। और मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि चूंकि मुझे सामाजिकता का काम करके बहुत ही आनंद आया है, उस आनंद को मैं भूल नहीं सकता। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सामाजिकता छोड़ नहीं सकता। ये मेरे दिल में एक फैमिली मेंबर की तरह वो बसी हुई है। इसलिए मैं ये करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। आखिरी के 2 सवाल पूछूंगा कि मृत्यु जो है वो एक अचूक सत्य है, सही अगर बात आप है। नहीं स्वीकार करेंगे तो वो आपको स्वीकार करेगी, वो बिल्कुल, आनी ही बिल्कुल, आनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब आप अपने जीवन के उस आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। बोलना नहीं चाहिए, भगवान करे कि आप बहुत जिए, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाए तो आपने ऐसा क्या सोचा है कि लोग आपको किस चीज के लिए याद करें? जब आपका नाम लिया जाए तो किस चीज के लिए लिया जाए? आप क्या अपनी लेगेसी यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं? आगे आने वाले सालों में क्या काम करना चाहते हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए, और खासकर उन लोगों को बताइए जो 70-71 साल की उम्र में आप घर पे बैठ गए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आपकी बात से थोड़ा कम सहमत हूँ कि चलिए, ये तो सार्वभौम सत्य है कि आदमी जो आया है इस धरती पर वो जाएगा, जी कब जाएगा उसको खुद को मालूम नहीं है। जी। लेकिन मैंने ऐसा अपने मन में पता नहीं रह रह करके बीच में यही ख्याल आता है कि मेरी जो ये नई जिंदगी है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी जाता हूँ, इसने मेरे हेल्थ को परफेक्ट बना के रखा है। यस। दूसरी बात, मेरे को ये ख्याल ही नहीं आता है कि मैं अभी जॉब भी कितने दिन करूँगा, कितने दिन नहीं करूँगा। मेरे अभी यही इच्छा है कि मैं घर पे तो बैठूँगा ही नहीं, और अगर बैठ भी गया तो मैं कोई ना कोई जॉब कैसे भी मैं अपने आप को एक्टिव रखूँगा। और यही बात मैं सबको बताता हूँ, आप अपने आप को एक्टिव रखिए। एक्टिव रहने से बीमारी आपके पास नहीं आएगी। बीमारी आपके पास नहीं आएगी तो आप अपने मन में सोच सकते हैं कि यार हमको सामाजिकता करनी है, इसलिए आप सामाजिकता की सोचिए। जो भाई बंद ऐसा सोच लिए कि मैं रिटायर हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप अभी भी मन में ये सोचिए कि मैं अपने आप को एक्टिव रखूं। और एक्टिव रखने का अगर आपको कुछ काम नहीं भी करना है तो आप सामाजिकता को कर सकते हैं और करते रहिए। मैं आपको बोलता हूं कि आप लास्ट तक भी आपको फीलिंग जो है ना बहुत अच्छी आएगी। इसलिए आप जो छोड़ चुके हैं उन बंधुओं से ये मेरा निवेदन है, और जो युवकों से मेरा निवेदन मैंने पहले ही कर दिया कि आप पहले छोटा सा जॉब से बड़े बनिए और बड़े बन करके कुछ सामाजिकता कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे को अभी तक आनंद आ रहा है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब इतने वर्षों तक आनंद आया है तो ये मुझे लास्ट दम तक, और सामाजिकता मुझसे छूटेगी नहीं और मैं अपना काम करते जाऊंगा। आप सबसे भी यही निवेदन। मतलब मौत का बहाना बना के घर पे बैठना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत परफेक्ट बात बोली सर आपने। बिल्कुल नहीं। अग्रसेन महाराज जी जो थे, बहुत ही प्रेरणा का एक स्तोत्र है वो। आपके जीवन में उनका क्या महत्व है? आपके जीवन को उन्होंने किस तरीके से मॉडिफाई किया? आपके जीवन को उन्होंने एक रूपरेखा दी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, महाराजा अग्रसेन जी हमारे वंशज, उन्होंने जो बनाया उसके हम सदस्य हैं। अग्रवाल हूँ मैं, गोयनका हूँ। अभी उन्होंने जो चीज उन्होंने अपने जीवन में धारण की, बलिदान, सच्ची सामाजिकता, अहिंसा, ये बातें मेरे दिल में उतरी हुई हैं और इन्हीं के बल पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरे दिल में मैंने बैठा के रखी है। और स्टार्टिंग में मैंने, जैसा आपको पहले ही मेरे इंटरव्यू में बताया, कि मैं अग्रवाल सेवा समिति ज्वाइन किया, जहाँ महाराजा अग्रसेन जी की आरती हर साल उनके जन्म तिथि पर उतारी जाती है। बीच बीच में कभी शोभा यात्रा भी की जाती है। तो मेरे दिल में महाराजा अग्रसेन का इतना महत्व
मैं बता नहीं सकता शब्दों में, इतना महत्व मेरे दिल में है कि मैं उनकी प्रेरणा हमेशा अपने पास दिल में संजो के बैठा रहता हूँ। और उन्हें जब भी कोई उस लकीर से अगर बाई चांस हट भी गया, तुरंत वो मुझे पकड़ लेते हैं कि तुम लाइन से हट रहे हो। तो मैं यही बोलता हूँ मेरी गलती हो गई। इसलिए मेरे जीवन में वो इतने वंशज के रूप में, वंशज अग्रणी के रूप में ऐसे मेरे दिल में खरे उतरे हुए हैं कि मैं उनका नाम जिंदगी भर लेता रहूँगा, उनको याद करता रहूँगा मरते दम तक। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। अग्रवाल हूँ, सारा अग्रवाल वंशज पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है, सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं। उद्योग धंधे सब कुछ अग्रवालों द्वारा इतने अच्छे तरीके से बैठाए हुए हैं, तो सबको उन्हीं की प्रेरणा है, सबको उन्हीं की प्रेरणा है। महाराजा अग्रसेन जी की 17.5 गोत्र जो उन्होंने बनाए हैं, वो गोत्र सभी निहाल है। बल्कि दुनिया में एक ही, दुनिया की सबसे बड़ी जाति अग्रवाल है जी। और सारे विश्व में मैंने एक बार किसी से सुना था कि 64 कंट्री के अंदर अग्रवाल अपनी अपनी इंडस्ट्री बैठा के बैठे, 64 कंट्री वर्ल्ड में। अब हो सकता है कि वो अभी बढ़ गई हो, मुझे नहीं मालूम है। 2 साल पहले मैंने ये सुना था किसी से, किसी अग्रवाल बंधु से। तो ऐसी जब आप उनसे प्रेरणा लेकर इतना आप आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए मेरे दिल में ख्याल लास्ट तक भी रहेगा। और भगवान महाराजा अग्रसेन जी, आपको मैं भगवान तुल्य मानता हूँ। भगवान है ही आप, साक्षात भगवान है। आपकी पूजा होती है, आपकी आरती होती है, आपके साथ महालक्ष्मी जी की आरती होती है। आप भगवान रामचंद्र जी के साथ आए हैं, उन्हीं कुल के हैं। हम भगवान रामचंद्र जी की वंशज हैं। तो हम ऐसी आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आप हमें दे रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है। इसलिए अग्रसेन जी महाराज, आपको फिर मैं नमन करते हुए और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें प्रेरणा देते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शरद गोयनका जी की, आपने इतना अच्छा साक्षात्कार, इतना अच्छा वक्तव्य यहाँ पर रखा। इनका ये इंटरव्यू, इनकी ये व्याख्या जो है प्रेरणा से, आस्था से, संघर्ष गाथा से और भगवान के प्रति असीम भक्ति से सनी हुई है, जो युवाओं को प्रेरणा ही नहीं देगी बल्कि यह भी बताएगी कि जब जीवन में आपके बहुत बुरी परिस्थितियां हो, बहुत बुरे हालात हो, तो उस समय आपको किस तरीके से पेश आना चाहिए। और उसी के साथ साथ जब जीवन में आप एक मुकाम हासिल कर लेंगे कि आप सब वो हासिल करें, तो मुकाम हासिल करने के बाद आप अपने सामाजिक दायित्व को समझिए। जैसे शरद गोयनका जी ने भी अपने सामाजिक दायित्व को समझा, लेकिन उस सामाजिक दायित्व को समझने से पहले आप अपने दायित्व को समझिएगा। जैसे शरद गोयनका जी ने पहले अपने दायित्व को समझा, 1922 में आकर के यहाँ पर नौकरी की और नौकरी करके अपने आप को स्थापित किया। यही संदेश सब युवाओं को जाता है कि आप भी संघर्ष करिए, नौकरी करिए और अपने आप को हीरा बनाइए कोयले से, कि आप भी अपने आप को स्थापित कर सके। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी आदरणीय वरिष्ठ लोग हैं, उन सब से भी यहाँ पे शरद गोयनका जी ने अपनी ये बात रखी है कि मौत का बहाना लेकर के घर न बैठिएगा, क्योंकि ये जिंदगी फिर न मिलेगी दोबारा। इसी के साथ आप देख रहे हैं ये इंटरव्यू। इसी तरह के और इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये रहा आज शरद गोयनका जी का अपना वक्तव्य। कल हम किसी और शख्स के साथ आएंगे आपके पास। धन्यवाद।